नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। मरीजों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,235 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 395 लोगों की मौत हो गई है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से 15,772 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने की अपील की। कोरोना के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाया। मरीजों की जान बचाने के लिए कहीं ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए, तो कहीं घूम घूम कर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए। और इसी के तहत ग्रेटर कैलाश इलाके के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। बताया गया कि यहाँ 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवाई जा सकती है। इस अनोखे लंगर की जानकारी मिलते ही यहाँ राहत की उम्मीद लेकर पहुंचने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहाँ पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ऑक्सीजन लंगर के साथ ही यहाँ जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए खाने के पैकेट भी बनाए गए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर मरीजों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की मुहिम चलाई। खबर है कि पुलिस की मदद से ये लोग रोजाना सैकड़ों सिलेंडर बांटने में जुटे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 771 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि एक दिन में कोरोना के जितने मरीज मिले, उससे ज्यादा ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 68,537 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 4,174 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक पाबंदी बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियां 30 अप्रैल के बाद 15 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान वहां तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी जो अब तक लागू थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन का नाम दिया है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। वहां इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद राज्य में कोरोना के मामले नहीं थम रहे और रोजाना 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के शिकागो से पुलिस की जानलेवा फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया। पुलिस का निशाना बनने 22 साल के लड़के का यह वीडियो 31 मार्च का है, जिसे करीब 1 महीने बाद जारी किया गया, जिसमें एक पुलिस वाला रात के अंधेरे में उसको दौड़ाता नजर आया। इस दौरान उसने लड़के से पिस्तौल छोड़ने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो बिना वक्त गंवाए पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी। पुलिस की गोली खाकर जमीन पर गिरा लड़का उससे पूछता रहा कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई, जिस पर पुलिस वाले ने उसके पास पिस्तौल होने की दलील दी। हालांकि पुलिस के शरीर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में पिस्तौल नजर नहीं आई, लेकिन ये पूरी घटना वहां एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें आगे आगे भागते लड़के पर पुलिस वाला पीछे से गोली चलाता दिखा।
और पुलिस की गोली खाते ही वो लड़खड़ाकर गिर गया। इसी दौरान वो अपने हाथ से एक छोटी सी पिस्तौल फेंकता नजर आया, जो वहीं घर की सीढ़ी के बगल में जा गिरी। इन्हीं तस्वीरों ने उसके हाथ में पिस्तौल होने की तस्दीक कर दी। इतना ही नहीं, तस्वीरों में 2 पुलिस वालों से घिरे लड़के के बाएं घुटने के ऊपर गोली लगने से हुआ जख्म और उससे बहता खून भी साफ नजर आया। घायल युवक जमीन पर पड़ा दर्द से करहाने लगा, तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे मदद का भरोसा दिलाया। बताया गया कि वक्त रहते एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस वालों ने लड़के की जान बचा ली। देश भर में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्री परिषद की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पेरू की राजधानी लीमा में अपने आशियाने उजड़ने पर लोग भड़क गए और हिंसा पर उतर आए। ये हजारों गरीब परिवारों के वो लोग हैं जो वहां एक पहाड़ी पर अवैध तरीके से बसे थे, लिहाजा पुलिस ने उनको जबरदस्ती हटा दिया। जिसके बाद बेघर हुए लोगों ने गुस्से में तोड़फोड़ करने के साथ सड़क पर खड़ी एक कार पलट दी, जिसे दर्जनों पुलिस वालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सीधा किया, जो खस्ताहाल हो चुकी थी। इससे पहले अचानक हुई पुलिस की कार्रवाई से पहाड़ी पर बसे परिवार तितर-बितर हो गए और अपने ठिकाने छोड़कर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इसी से नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे लोगों का आरोप है कि उनके पास घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं और प्रशासन उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए इलाके में पुलिस के ढेरों जवान तैनात कर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस खाली प्लॉट पर लोगों ने छोटे छोटे टेंट लगाकर घर बसाया, वहां से एक खनन कंपनी ईंट बनाने के लिए रेत निकालती है और इसलिए पुलिस ने उनके अवैध ठिकानों को हटाने का फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र ने इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों के सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को सफर की अनुमति होगी। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए डीआरडीओ ने 900 बेड का एक अस्पताल शुरू किया। लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में बेड पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। मरीज को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक आदमी ने अपना ऑटो रिक्शा बैरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया। बताया गया कि वहां बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोग अंदर न आ सकें, इसके लिए अस्पताल के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन अपनों को मरता देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। वो किसी तरह अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। 900 बेड वाले इस अस्पताल में अब मरीजों को टोकन के जरिए ही भर्ती किया जा रहा है, लेकिन टोकन लेने और मरीज की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए ही वहां लंबी लाइन देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों को उनके नंबर की जानकारी देने के लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी लगाई गई, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम भी नाकाफी नजर आए। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए की बजाय 400 रुपए प्रति डोज की कीमत में मिलेगी। बताया गया कि इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया था। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से बरामद दवाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि जब्त रेमडेसिविर और
ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए और पुलिस जब इन चीज़ों को बरामद करे तो इनके सही और असली होने का पता ज़रूर कर ले, फिर इसकी जानकारी वो अपने डीसीपी स्तर के अधिकारियों को दे जो इनको अस्पतालों के लिए जारी करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मरीजों के घर वालों ने अगर ये दवा या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी है तो वो जब्त ना करें क्योंकि उन्होंने ज़रूरत की वजह से लिया हो। अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि दिल्ली पुलिस ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 200 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। सिसोदिया ने पीयूष गोयल से 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की अपील की है। अपने खत में सिसोदिया ने कहा कि पिछली बार का जो कोटा बढ़ाया गया उनमें 3 प्लांट 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर हैं और वो पिछले 10 दिन में एक बार भी दिल्ली नहीं आया। साथ ही उन्होंने पीयूष गोयल से यह भी आग्रह किया कि केंद्र और राज्यों की उत्पादन इकाइयों से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सुविधाएं भी प्रदान करें। अमेरिका को टक्कर देते हुए चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, जिसके लिए उसने अपने ताकतवर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। हाइनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आग की लपटें छोड़ता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। रॉकेट के तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसके अगले हिस्से में मौजूद स्पेस स्टेशन का वो हिस्सा अलग हो गया। जल्द ही उसे उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जैसे ही मिशन कामयाब हुआ, धरती पर मौजूद चीनी वैज्ञानिक खुशी से उछलने लगे। हालांकि चीन ने अभी स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा ही वहां भेजा है और अभी इसके 2 और हिस्से भेजे जाने बाकी हैं। चीन ने इस स्पेस स्टेशन के अगले साल तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद जताई है। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर मास्क के गाड़ी में बैठे एक संत को रोका, जिस पर वो संत झल्ला गए। जिस संत को रोका गया वो राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष आत्मानंद सरस्वती थे, जो अपने ड्राइवर के साथ ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। आत्मानंद सरस्वती ने मास्क नहीं पहना था, जिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे मास्क लगाने की अपील की। वहां खड़े अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि मास्क ना पहनने पर उनका चालान कटेगा, जिस पर आत्मानंद सरस्वती भड़क गए। नहीं होगा चालान और नहीं लगा रहा हूं मास्क। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी ठान लिया कि बगैर चालान काटे तो वो उस संत को जाने नहीं देंगे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को सड़क के किनारे लगवाया और उनसे चालान कटवाने को कहा। इस बार उस संत ने चालान से बचने के लिए नया दाव चला। और मुझे चालान देना पड़ रहा है तो मैं ये पैसे भूपेंद्र या सीएम साहब दे मुझे, क्योंकि मैंने काम किया है कोरोना काल में। जब सारे दाव फेल हो गए तो फिर आत्मानंद सरस्वती ने ऐसी दलील दी जो वहां खड़े किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। आखिरकार पुलिस ने मास्क न पहनने पर उनका चालान काटा और उसके बाद ही आत्मानंद सरस्वती को वहां से जाने दिया गया। न्यूज़ 18 के महापोल के जादुई आंकड़े आए, जिनमें बंगाल में टीएमसी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है और बीजेपी कांटे की टक्कर देते हुए लगभग उसके बराबर खड़ी हो गई है। महापोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहां बीजेपी को 137 जबकि टीएमसी को 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को इस बार बहुमत मिलता नहीं दिख रहा, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर उस शख्स की हत्या की थी, जिसके आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरे आरोपी को पकड़ने की मांग पर मारे गए लड़के के घर वालों ने उसके शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इलाके के कई लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे और उन्होंने बेगूसराय की सड़कों पर जमकर आगजनी की। टायरों को चलाकर कई रास्तों को जाम किया गया और पुलिस के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। पुलिस बहुत देर तक लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। बताया गया कि इस घटना में पीड़ित परिवार ने मारे गए लड़के के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है।
दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक वीडियो पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सफाई दी। आरोप है कि अपने बीमार बच्चे के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पर एक महिला को सीएमओ ने जेल भिजवाने की धमकी दी थी। जिसका एक वीडियो कुछ दिन से वायरल है, जिसमें एक महिला सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी। उसने उनके पांव भी पकड़े। इसके बाद सीएमओ महिला से पर्चे लेकर अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के इंतजार में खड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही उस महिला की एक रिश्तेदार का गुस्सा सीएमओ पर फूट पड़ा। जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इस वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सीएमओ खुद इस पर सफाई देने सामने आए। ऐसी बात कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं और नितांत मैं इसका खंडन करता हूं। वहीं दावा किया गया कि रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से महिला की बेटे की एक दिन पहले मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 398 लोगों की जान चली गई। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में मिले, जहां पिछले 24 घंटे में 4,126 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के सामने आने के साथ ही यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,237 हो गई है। कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। यही वजह है कि योगी सरकार ने राज्यों में सख्ती और बढ़ा दी है। राज्य में अब आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। मुंबई में फर्जी आईडी के जरिए लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों पर रेलवे ने कार्रवाई की। मुंबई में फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों पर रेलवे ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। ऐसा करने वालों से न केवल जुर्माना वसूला जा रहा है, बल्कि रेलवे पुलिस उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर रही है। फर्जी आईडी के तहत यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ताकि ट्रेनों में जो भीड़ है वो कम रहे। कोरोना के कहर को देखते हुए लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की मंजूरी दी गई थी। जो भी यात्री लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने की जिसके पास परमिशन नहीं है या जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी का है, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और दूसरे देशों से कोरोना संकट में भारत की मदद करने की अपील की। Please donate and please use your resources as much as you can. India needs you. आईपीएल से कुछ खिलाड़ियों के बाद अब अंपायरों ने भी अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया। भारत के नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल ने आईपीएल को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया। इन दोनों अंपायरों ने इसके लिए निजी वजहों का हवाला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सरकार को सभी अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजामों की जांच करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद के साणंद और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना जांच के लिए वैन सेवा शुरू की गई। इस वैन में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके तहत गांव-गांव घूमकर फ्री में लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। इसका मकसद उन गांवों तक पहुंचना है जहां कोरोना की जांच की सुविधा नहीं है। बताया गया कि अलग-अलग गांवों के लिए समय और तारीख पहले से तय होती है और गांव में पहुंचते ही लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वैन के बाहर खड़े हो जाते हैं और फिर एक-एक कर सभी की कोरोना जांच की जाती है। घर बैठे गंगा से त्यारे आई से यूनिटी वन आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में दे दी जाती है। कोरोना की जांच के अलावा इस वैन में ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। यही वजह है कि लोग घर बैठे मिल रही इन सुविधाओं का खूब फायदा उठा रहे हैं। फायदो तो घणो थशे, आम पब्लिक ने घणो फायदा। खबर है कि इस वैन के अलावा 7 एम्बुलेंस और आईसीयू ऑन व्हील सेवा की भी शुरुआत की गई। मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोरोना से ठीक होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम विहार इलाके में एक हुक्का बार पर छापा मारा। आरोप है कि राजधानी में लागू लॉकडाउन के बावजूद यह हुक्का बार चलाया जा रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की बेस अस्पताल में सफल डिलीवरी हुई। अस्पताल के डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर इसे अंजाम दिया। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी के बीच सियासी घमासान मच गया। दिल्ली सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 24 घंटे में 368 मरीजों की मौत हुई, जबकि नगर निगम का कहना है कि इस दौरान 702 कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया गया। दिल्ली सरकार अपने फेलियर को छुपाना चाहती है। इस समय हम खुद आगे बढ़ के उनके साथ सहयोग करके काम करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। पटना में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने वहां मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की थी, जिस पर कुछ लोग भड़क गए और उनके पुलिस वालों के साथ बहस शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में अचानक भीड़ ने वहां खड़े दरोगा और बाकी पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने वाले फिर धीरे धीरे वहां से निकल गए। हमले के बाद जब पुलिस के जवान संभले तो उन्होंने भी लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले बीच सड़क पर पुलिस के साथ भीड़ में कुछ लोगों की बहुत देर तक बहस होती रही। कई बार भीड़ ने पुलिस वालों पर हमले की कोशिश भी की। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ा तो उसके बाद ही गाड़ियों के लिए रास्ते को खोला जा सका। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पिछले हफ्ते पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी। बताया गया कि पुलिस 42 साल के उस आदमी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी गर्मागर्मी में चली गोली में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए पिछले कई दिनों की तरह लोग एक बार फिर अपनी नींद छोड़कर रात में ही सड़कों पर उतर गए। पुलिस रास्ते में खड़ी दिखी तो प्रदर्शनकारी उससे उलझे नहीं, उल्टा उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप खड़े हो गए। पुलिस डंडे दिखा रही थी और निहत्थे लोग डरने के बजाय पुलिस को उन्हें जेल में डालने की चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन के अगले ही दिन ज्यादा बवाल तब हुआ जब इलाके की एक अदालत ने आरोपी पुलिस वालों के बॉडी कैमरों में रिकॉर्ड हुए गोलीकांड के वीडियो को जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। इससे इंसाफ की आस लगाए लोगों को गहरा धक्का लगा और फिर तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। पुलिस को कसूरवार ठहराने के लिए घटना का वीडियो अहम हथियार साबित हो सकता है, इसलिए पहले ही दिन से उसे जारी करने की मांग उठ रही है। लेकिन जज के फैसले ने लोगों के अंदर सुलग रही आग में घी डाल दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को सबक सिखाने का अनोखा तरीका निकाला। सीधी में लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक का वक्त तय किया गया है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग वहां से सड़कों पर घूमते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने अनोखे तरीके से सबक सिखाया। वहां लोगों को सजा देने के लिए पुलिस ने लाठी का नहीं बल्कि कॉपी और कलम का इस्तेमाल किया। जो कोई भी बिना वजह बाहर घूमता दिखाई दिया उसे कॉपी और कलम थमाकर पुलिस ने सड़क के किनारे बिठाया और उस कॉपी में कोरोना से बचाव की बातें लिखने को कहा। छोटे छोटे अक्षर लिखो, 3 बार आएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बताया गया कि सजा के तौर पर 44 पेज की कॉपी को भरने के बाद ही लोगों को वहां से जाने दिया गया। हालांकि इस अनोखी सजा से पहले नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों से उठक बैठक भी लगवाई गई। जल्दी मारो, जल्दी मारो। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। अपने जवानों को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने नया आदेश जारी किया। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सिपाही से लेकर एएसआई को अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और इसी कैटेगरी के कर्मचारियों में जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी लेकिन उनको कोई गंभीर बीमारी होगी तो उनको भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा थाने से 1 घंटे की दूरी पर रहने वाले पुलिसकर्मियों को काम करने वाली जगह के पास ही आवास मुहैया कराने के लिए कहा गया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की होगी। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,403 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 89 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 11,248 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,241 है जिनका इलाज चल रहा है।
दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही क्यों दी गई, जबकि मांग 700 मीट्रिक टन से ज्यादा थी। लिहाजा कल तक वो ऑक्सीजन आवंटन के मुद्दे पर जवाब सौंपे। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अभी दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन मिल रही है वो पर्याप्त है, लेकिन अदालत ने इस पर ऐतराज जताया कि दिल्ली की जानकारी उनको भी है और वो भी हालात देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 मई तक के लिए लगाई गई है। शिवराज सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी से आने और जाने वाली बसों पर रोक लगाई है। 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 1 मई से शुरू होने वाले टीका अभियान के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम स्लॉट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगवाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा। यानी वो कोविन ऐप या वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं, लेकिन उन्हें किस सेंटर में और किस वक्त वैक्सीन लगेगी इसकी जानकारी ही नहीं मिल रही। कल से भी ट्राई किया, सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। टीका लगाने के इस तीसरे चरण के लिए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद ही वो अपना मनपसंद सेंटर और तारीख चुन सकते हैं। वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है, और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पीछे वैक्सीन की कमी की दलील दी। दावा किया गया कि सरकार की तैयारियां तो पूरी हैं, बस वैक्सीन आने का इंतजार है। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। हालांकि केंद्र ने देश में वैक्सीन की कमी होने के आरोपों को खारिज कर दिया। बिहार में सख्ती के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13,089 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान पटना में 2,186 और गया में 1,128 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 10,926 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर पर लौट गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट में रेमडेसिविर की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि देश में रोजाना 67,000 रेमडेसिविर का उत्पादन होता है, जबकि कोरोना मरीजों के लिए इस वक्त जरूरत रोजाना 3 लाख तक है। लिहाजा सरकार ने विदेशों की कई दवा कंपनियों से इसकी कमी को पूरा करने के लिए संपर्क किया है, जिनमें अमेरिका की जिलियड साइंसेज भी शामिल है, जिसने 4.5 लाख रेमडेसिविर देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि मिस्र से 4 लाख इंजेक्शन आने की संभावना है। इसके अलावा इजरायल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से भी संपर्क किया गया है। राजस्थान में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां सख्ती बढ़ाने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,258 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना की वजह से 158 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 लोगों की, जबकि जोधपुर में 30 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 10,964 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,69,519 है। ये आंकड़े हम आपको राजस्थान के दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। सख्ती के बावजूद मामले कम नहीं हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 17,258 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।